हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। और आज हम लोगों का जो है ये हिस्ट्री का क्लास है और आज आप लोगों के हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा बच्चों और ध्यान से पढ़ने के बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। और याद रखेंगे प्रश्न जो हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। आपके सामने आज का पहला प्रश्न है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईस्वी है, इसे शक वर्ष में बताएं। अगर जूनागढ़ जो अभिलेख है इसकी जो टाइम पीरियड है ये 150 ईस्वी है, तो इसे शक वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको बताना है। शक वर्ष में क्या होगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो आप सभी को उत्तर बताना है कि ऑप्शन नंबर पहला है 72 वर्ष, ऑप्शन नंबर दूसरा है 78 वर्ष, ऑप्शन नंबर तीसरा है 70 वर्ष और ऑप्शन नंबर चौथा है 80 वर्ष। तो बताएंगे बच्चों, रुद्र दामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है इसकी तिथि 150 ईस्वी है, इसे शक वर्ष में कैसे बताएंगे आप, शक वर्ष इसका क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर की लास्ट क्लास में जो कैलेंडर बढ़ाया है उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है। तो याद रखेंगे बच्चों, जूनागढ़ कह रहा है कि ये 150 ईस्वी है और सबको पता है कि जो शक संवत है ये 78 ईस्वी में आया था, 78 ईस्वी में आया था आपका शक संवत, और ये 150 ईस्वी में है। अब इस 150 में से आपको 78 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब आप 150 में से माइनस 78 करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 72। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये क्या है आगे है ना, 150 वर्ष आगे है, तो आपको उसमें से घटाएंगे तो आपका 78 हो जाएगा। 78 से कितना वर्ष आगे है, 72 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है यही सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़िया प्रश्न है बच्चों, इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है और ये भी आपका जो है बढ़िया है और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है और कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आप लोगों को उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है, जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। क्या ये बात सही है कि जो जूनागढ़ अभिलेख है ये चंपू शैली में लिखा गया है और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है? दूसरा, यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख भगवत या भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। क्या ये बात सही है? सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देंगे। तीसरा है, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है। और आपका चौथा है, भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है आपका जो जूनागढ़ अभिलेख है। आपको ये बताना है कि आपका जो एहोल यहाँ पे है, एहोल अभिलेख भगवान शिव की जो है स्तुति से प्रारंभ होता है। जूनागढ़, सॉरी बच्चों, एहोल एहोल अभिलेख का क्या शुरुआत या प्रारंभ शिव की स्तुति से होता है? तो आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। आपके सामने कूट है, पहला चौथा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा सही है। अच्छा, असत्य बताना, यानी कि असत्य कौन सा है, कौन सा कथन गलत है? क्या पहला चौथा गलत है या दूसरा चौथा गलत है या पहला तीसरा गलत है या केवल चौथा गलत है? आप बताएंगे बच्चों कि आपका कौन सा है जो कि सही नहीं है, और ये आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है, बार बार एग्जाम में आया है कि जूनागढ़ जो अभिलेख है ये चंपू शैली में है और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बच्चों, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी सही है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख भगवत धर्म या भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। और तीसरा, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा
छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है, ये बात भी सही है। तो आप देख रहे हैं अगर पहला दूसरा सही है तो वैसे भी आपका कौन सा ऑप्शन बच रहा है, यानी कि आपका जो चौथा है ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि पहला सही है दूसरा सही है तो पहला तीनों में है, यानी कि गलत आपका सिर्फ चौथा होगा। तो निश्चित तौर पे आपका जो है वो चौथा गलत हो जाएगा। ये चौथा गलत क्यों है? क्योंकि जो ऐहोल अभिलेख है ये शिव की स्तुति से प्रारंभ नहीं होता बल्कि विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। याद रखेंगे बच्चों, भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है, शिव की स्तुति से प्रारंभ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है, और इसमें आप लोगों को मैच करना है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला है अशोक, ऑप्शन नंबर ए है अशोक के अभिलेख, क्या अशोक के अभिलेख को चापड़ ने लिखा था? दूसरा ऑप्शन है आपका यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, क्या इसको वासु ने लिखा है? तीसरा है आपका कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, क्या इसको वत्स भट्टी ने लिखा है? और चौथा है ऐहोल अभिलेख, क्या इसको रविकीर्ति ने लिखा है? तो आपको बताना है कि आपका इसमें से कौन सा है जो कि आपका इसको सही सुमेलित है। चलिए बच्चों आपका सुमेलित कीजिए, दिया है तो कूट तो दिया नहीं है, तो आप इसको बता सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन में दिया है आपका ई उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी सही हैं, सभी सही हैं। तो बताएंगे बच्चों कि आपका कौन सा है जो कि सही है। क्या केवल पहला सही है कि अशोक के अभिलेख को चापड़ ने लिखा है, या केवल दूसरा सही है कि यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख वासु ने लिखा है, या केवल तीसरा सही है कि कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी ने लिखा है, या केवल डी सही है कि ऐहोल अभिलेख रविकीर्ति का है। तो आप सभी को पता होगा ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता भी चुकी हूँ कि आपका सारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। लास्ट का जो ऑप्शन दिया मैंने उपर्युक्त सभी सही हैं, बिल्कुल करेक्ट है। याद रखेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में बार बार आए हुए प्रश्न हैं। और अगला प्रश्न भी आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। देखिए बच्चों प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, इन प्रश्नों को बार बार रिविज़न किया कीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों के अस्थाई में मेमोरी में जाए। आप सभी को पता होना चाहिए जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं एक बार तो उसको फिर ख़त्म करने के बाद दोबारा फिर पढ़िए। जैसे कोई बुक हो गया, टॉपिक हो गई, एक बार आपने उस टॉपिक को ख़त्म किया, दोबारा उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, 2-4 दिन के बाद उस टॉपिक को फिर से देखिए। ऐसा करने से आपका जो नॉलेज है वो मजबूत हो जाएगा। जैसे जो वीडियोज़ जो क्लासेस हैं इनको आप एक बार सॉल्व कीजिए, दोबारा उनको फिर से देखिए, दोबारा कुछ दिन बाद उन्हें फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए कि क्या सारे स्टेटमेंट अभी याद हैं या नहीं। अगर इस तरह से दिमाग के मतलब आँखों के सामने से चीज़ें बार बार गुजरेंगी और दिमाग को बार बार हंट किया जाएगा तो वो पॉइंट दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, इसलिए रिविज़न ज़रूर किया कीजिए क्लासेस का। क्वेश्चन है कौन कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथन बताने हैं, आपके सामने कूट है। पहला है अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, क्या अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है? दूसरा है आपका प्राचीन तिथियों का अध्ययन पेलियोग्राफी कहलाता है, क्या प्राचीन तिथियों का अध्ययन पेलियोग्राफी कहलाता है? तीसरा है सिक्कों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है, क्या सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक होना चाहिए बच्चों, न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और चौथा है भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसप थे। तो बताना है बच्चों आप लोगों को कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका असत्य है। तो पहले में है आपका केवल चौथा, दूसरे में है केवल दूसरा तीसरा चौथा, सी में है दूसरा तीसरा, डी में है कि सभी सत्य हैं। तो आपको बताना है कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे तथ्य याद रखेंगे। इसमें लिखी हुई सारी बातें सही हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं, या
हाँ बिल्कुल, पेलियोग्राफी याद रखेंगे, पेलियोग्राफी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 भी सही है कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और चौथा भी सही है कि भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसप थे। तो सारी बातें बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न बौद्ध और जैन से है और ये आसान है और इम्पॉर्टेंट भी, और आपके सामने कूट भी है, तो आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्म के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जैन और बौद्ध दोनों के बारे में कह रहा है कि जैन और बौद्ध दोनों में कौन सी हैं जो समान विशेषताएं हैं, समान धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताना है जिसमें जैन और बौद्ध दोनों का मत एक हो। पहला है, दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, क्या ये बात सही है। दूसरा, दोनों धर्म सरल श्रद्धा और संयमित जीवन के पक्षधर थे। तीसरा है, दोनों धर्मों में मध्यम मार्ग को समान रूप से माना गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं, क्या पहला तीसरा सही है या केवल पहला सही है, या जो है पहला दूसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है। तो बताएंगे बच्चों कि कौन सा है जो कि सही है, और आप सबको पता है कि कौन सा सही है, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तथ्य एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप सभी को पता है कि पहला बिल्कुल सही है, दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, कोई डाउट नहीं है। दोनों धर्म सरल श्रद्धा और संयमित जीवन के पक्षधर भी थे, ये भी सही है। और आपका तीसरा जो है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म जो है ये मध्यम मार्ग की बात करता है, जबकि जैन धर्म अति मार्ग की बात करता है, अति से ज़्यादा जो है अहिंसा का पालन, हर चीज़ की अति की बात करता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है ये मध्यम मार्ग की बात करता है, तो तीसरा नहीं होगा। और आप सभी को पता है तीसरा नहीं है, केवल पहला दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, ये भी आपका काफ़ी शानदार है और आपको बताना है कि इनका सही यानी कि यहाँ पे क्रम बताना है आपको। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है, सही कालक्रम बताना है बच्चों। पहले में है, क्या पहले लोहे का हल आया, फिर नगर संस्कृति आई, फिर पंचमार्क सिक्का आया और फिर सोने का सिक्का आया। दूसरा है, पहले नगर संस्कृति आई, फिर पंचमार्क सिक्का आया, फिर सोने का सिक्का आया और फिर हल आया। तीसरे में है, पहले नगर संस्कृति आई, फिर लोहे का हल आया, फिर पंचमार्क सिक्का आया, फिर सोने का सिक्का आया। और चौथा है, पहले पंचमार्क सिक्का आया, फिर नगर संस्कृति आई, फिर सोने के सिक्के आए और फिर लोहे का हल आया। बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा लोग, और गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग। ये सारे प्रश्न आप लोगों के बहुत ही अच्छे हैं और ये कॉन्सेप्ट क्लियर वाले प्रश्न हैं। अगर आप लोगों को पता है इन सारी चीज़ों का विकास क्रम तो बहुत आसानी से बता सकते हैं आप लोग, और इतने दिनों से प्रैक्टिस करते करते काफ़ी कुछ क्लियर भी हो चुका है आप लोगों का। तो उत्तर बिल्कुल सही देंगे, गलती नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चा लोग कि आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है। पहले नगर संस्कृति आई यानी सिंधु घाटी सभ्यता, फिर लोहे का हल आया यानी कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल, फिर पंचमार्क सिक्के आए यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसको आहत सिक्का कहा गया, जो मोस्टली चांदी या तांबे के बने थे। और उसके बाद बड़े पैमाने पे सोने के सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार है और ये उत्तर आप लोगों को कूट की सहायता से देना है। और आप लोगों के सामने प्रश्न है, बौद्ध धर्म में ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म में ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियों को सुधारा। दूसरा है, समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटकर राज्य आश्रित हो गए। क्या आपकी कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं? अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी है पहला और दूसरा दोनों, और डी है कि कोई नहीं।
बहुत आसान और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए और आई थिंक आप सबको इसका उत्तर पता भी होगा। बौद्ध धर्म के ह्रास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आप सबको पता है कि जो इसमें दोनों कथन हैं बिल्कुल सही हैं। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियों को सुधारा, यानी कि कुछ हद तक इन्होंने अपने अंदर जो कमियां थी उसको कम किया, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम कमियों को कम नहीं करेंगे तो ज़्यादातर लोग बौद्ध और जैन की तरफ चले जाएंगे। और जब इन्होंने कमियों को सुधारा तो लोगों ने बौद्धिस्ट और जैनिज्म होना जो है वो धीरे धीरे करके बंद कर दिया। दूसरा है, समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटकर राज्य आश्रित हो गए। ये भी बिल्कुल सही है कि समय के साथ जो बौद्ध भिक्षु हैं ये जनजीवन की मुख्य धारा से कटकर राज्य आश्रित हो गए, और जब ये राज्य आश्रित हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जनजीवन से इनकी दूरियां बढ़ जाएंगी, और राज्य आश्रित होने पर ये लोग भोग विलासिता और ऐसी चीज़ों में डूब जाएंगे, जिससे लोगों का विश्वास इन पर कम हो जाएगा। और जाहिर सी बात है दोनों रीज़न जो है वो बौद्ध धर्म के ह्रास के लिए जिम्मेदार हैं। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न भी आपकी कूट की सहायता से उत्तर देना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, और ये भी आप लोगों को बताना है। सही सही बताएंगे, गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताना है कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं। पहला है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्या ये बात सही है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था? दूसरा है आपका, उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। क्या महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे वो आत्मा और परमात्मा के ऊपर देते थे? तीसरा, उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को ज़रूरी बताया। क्या ये बात सही है कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर आप दुखों से दूर होना चाहते हैं, दुखों को ख़त्म करना चाहते हैं तो अष्टांगिक मार्ग का पालन कीजिए? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा, या तीनों, या कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, शानदार है, और इसका उत्तर फटाफट दीजिएगा और गलती नहीं कीजिएगा। आप सबको पता होगा कि कौन सा है जो कि आपका सही है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, नो डाउट, सभी को रटा होगा कि पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ, जिसको मृगदाओ या जिसको ऋषिपत्तनम कहते हैं, वहाँ पर दिया था। लेकिन उनका उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में नहीं होता था। जब भी कोई व्यक्ति उनसे आत्मा परमात्मा के बारे में पूछता था तो बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उस पर मौन धारण कर लेते थे। वो गूढ़ प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आदमी के समझ के परे होती हैं। तो ऐसी चीज़ों पर महात्मा बुद्ध मौन धारण कर लेते थे, बोलने से कतराते थे। और तीसरा सही है, उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जरूरी बताया। ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया कि अगर अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो दुखों से आप मुक्ति पा लेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो पहला तीसरा सही है बच्चों, दूसरा सही नहीं है। याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध की बातें अच्छी लगती हैं, वो यथार्थ की बातें करते थे, आडंबर वाली बातें नहीं करते थे। तो दूसरा सही नहीं है, और आप देख रहे हैं आपका दूसरा सही नहीं है। और आपको सही बताना है तो आपका क्या हो जाएगा, पहला तीसरा का ऑप्शन बना दे रहे हैं बच्चा लोग। याद रखेंगे, पहला तीसरा का ऑप्शन, ये आपका पहला तीसरा का ऑप्शन हो गया, यानी कि पहला जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा गलत है। दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है, तो ये दोनों नहीं होंगे और कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, पहला तीसरा सही है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि गलत है? कोई एक कथन है जो जैन धर्म के बारे में गलत है और आपको ये बताना है। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग और बताइएगा कि कौन सा है जो कि गलत है। पहला है, 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बसदी कहलाते थे। क्या ये बात सही है कि 5वीं सदी में कर्नाटक में जो जैन मठ स्थापित हुए थे वो बसदी कहलाते थे? दूसरा, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। क्या ये बात सही है कि जैनियों ने देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया था? तीसरा, जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं। क्या ये बात सही है? और चौथा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्ष में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो बताएंगे बच्चों कौन सा है जो कि आपका जैन धर्म के बारे में सही नहीं है। और आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और सबका उत्तर इसमें सही होना चाहिए।
आप सभी को पता है कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही नहीं है, क्योंकि देवताओं के अस्तित्व को जैन धर्म स्वीकार करता था, लेकिन ये जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर, इनसे नीचे मानता था। वो मानते थे कि जो तीर्थंकर हैं ये सबसे श्रेष्ठ हैं, इसके बाद देवता आते हैं, इसलिए उन्होंने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है उन्हें, लेकिन तीर्थंकरों से नीचे माना है। पहला बिल्कुल सही है कि कर्नाटक में जो स्थापित जैन मठ है उनको बसदी कहा जाता था, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। और जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं, क्योंकि इससे हिंसा होता है, और जैनी हिंसा के कट्टर विरोधी हैं। और चौथा भी सही है कि मगध में 15 वर्षों के अकाल पड़ने के कारण दुखी होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में या वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए थे, और वहीं पर संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था, और वहाँ पे कुछ वर्षों तक इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। और इनके साथ भद्रबाहु भी गए थे, जो जब लौटे तो जो जैन धर्म है ये हीनयान और श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर और जो है जो यहाँ पे थे स्थूलभद्र, उनके नेतृत्व में श्वेतांबर, 2 भागों में बट गया था जैन धर्म, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो कि गलत है, गलत कथन बताना है। और आपके सामने हैं प्रश्न के 4 ऑप्शन, बताएंगे कौन सा है जो कि गलत है। पहला है, कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाए थे। क्या ये बात सही है? दूसरा, महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। क्या ये बात सही है? तीसरा, जैन धर्म में वे पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया है। क्या जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया है? और चौथा, जैन अनुयायियों के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान मिला था। क्या जैन अनुयायियों में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिला था? तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, इसको भी आप लोगों को गलत नहीं करना है। तो आई थिंक आप सबको पता चल गया होगा कि जो उत्तर है आपका वो क्या हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही नहीं है, क्योंकि जैन और बौद्ध दोनों पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हालांकि जैन जो है ये आत्मा में भी विश्वास करते हैं, लेकिन बौद्धिस्ट आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, ये अंतर है। लेकिन पुनर्जन्म को दोनों ही स्वीकार करते हैं, इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है। चौथा बिल्कुल सही है कि जैन अनुयायियों के में संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार था, दोनों को समान स्थान मिला हुआ था। और महावीर स्वामी ने जो 5 महाव्रत हैं, 5 महाव्रत में सत्य है, पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, और आपका चौथा है अपरिग्रह, और आपका 5वां है ब्रह्मचर्य। तो ये 4 जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इसको पार्श्वनाथ ने जो है प्रतिपादित किया था, जो 23वें तीर्थंकर थे। और जो आपके 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी ने, इन्होंने इसमें 5वां व्रत भी जोड़ दिया था। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य था। और आपका पहला भी सही है कि कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाए थे। बिल्कुल सही बच्चों, केवल तीसरा सही नहीं है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों से। चलिए बताएंगे कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा संप्रदाय मोखलीपुत्र गोसाल से संबंधित है। मोखलीपुत्र गोसाल से संबंधित कौन सा संप्रदाय है? वज्रयान, आजीवक, या आपका अथेवाद या महासंघिक, आपको बताना है कौन सा है जो कि मखलीपुत्र गोसाल से संबंधित है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है, आजीवक। आजीवक संप्रदाय जो है ये मोखलीपुत्र गोसाल से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है,
और ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है और इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। और इसमें आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न है कि राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? यानी कि राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। तीनों में क्या समानता है? क्यों तीनों का नाम एक साथ लिया जा रहा है? पहला है स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। दूसरा, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए हैं। तीसरा, यह वह स्थान है जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं। और चौथा, यह वह स्थान है जो महासंघिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र को निम्नलिखित में से क्यों एक समान बताया गया, किस आधार पर समानता दिया गया है? तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है कि जो पहला हुआ था, जो आपका पहला बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कश्मीर में हुआ था। याद रखेंगे ये चारों प्लेस बौद्ध संगीतियों के आयोजन से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसने स्थित है? मतलब कौन सा है जो कि मत में स्थित है और इसमें आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन समझ लीजिए कि बौद्ध मत के महायान और हीनयान दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं और वो अंतर कौन से हैं जो कि पाए जाते हैं? पहला है, महायान में पुण्य का अन्य आरोप पर हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई भी दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता था। यानी कि महायान में कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को पुण्य करके उसकी मदद कर सकता था और दूसरे में कह रहा है कि नहीं, हीनयान में कह रहे नहीं, कोई भी दूसरे व्यक्ति को जो है मात्र उदाहरण दे सकता है, सलाह दे सकता है, मतलब उपदेश दे सकता है, सलाह दे सकता है, बस इतना ही मदद कर सकता, किसी का पाप पुण्य नहीं हर सकता। दूसरा, महायान बोधिसत्व में विश्वास करते थे। क्या महायान लोग बोधिसत्व में विश्वास करते थे जबकि हीनयान नहीं करते थे? तीसरा, हीनयान में वेदना पवित्रता के प्रत्यय को संबोधित करता है। और चौथा है, महायान में अरहत पूज्य के प्रत्यय को प्रतिपादित किया। तो बताना है बच्चों आप लोगों के हिसाब से कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका उत्तर भी आप लोगों को पता होना चाहिए और ये एग्ज़ाम में बार बार आए हुए प्रश्न हैं। आई होप आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चों कि इसमें से कोई एक होगा जो कि सही नहीं होगा, यानी कि बाकी के जो मत हैं वो समान हैं बौद्ध और जैनियों के, या हीनयान और महायानियों के, लेकिन कोई एक है जो कि समान नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है जो समान नहीं है। तो पहला जो है महायान बिल्कुल सही है। महायान में जो है पुण्य और अन्य आरोप पर हो, मतलब जो है हो सकता है कोई और भी इसको अपने ऊपर ले सकता है, जबकि हीनयानी कहते हैं कि नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं ले सकता बल्कि वो सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता, सलाह दे सकता है। दूसरा जो कह रहा है कि महायानी बोधिसत्व में विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही है, और हीनयानी नहीं करते, ये भी सही है। और आपका तीसरा जो कह रहा है, हीनयान में वेदना पवित्रता के प्रत्यय को संबोधित किया है, क्या ये बात सही है या आपको इसमें क्या सही लग रहा है? और आपका जो चौथा है, महायान में अरहत पूज्य के प्रत्यय को प्रतिपादित किया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो आपका चौथा है ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं है बच्चों, ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में आए हुए पॉइंट्स हैं जो कि आपके बार बार पूछा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको क्लियर रखेंगे।
याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं है। महायान में अरहत पूज्य के प्रत्यय को प्रतिपादित किया है, ये नहीं सही है। बाकी सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। इस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको बताना है कि इस जो है आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा है अरामाइक लिपि का विकास, तीसरा है क्षत्रपी प्रणाली का विकास और चौथा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का विकास। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी भारत में जब पहली बार ईरानी आक्रमण, ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने आक्रमण किया तो भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। याद रखेंगे कौन कौन से प्रभाव पड़े थे, आपको ये बताना है। क्या खरोष्ठी लिपि का प्रसार हुआ था? बिल्कुल सही है। क्या अरामाइक लिपि का विकास हुआ? ये भी सही है। और क्षत्रपी प्रणाली, ये भी सही है। क्षत्रपी मतलब होता है राज्य के आधार पर प्रणाली, ये भी सही है। और अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का विकास भी हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त सारी बातें बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सारे बार बार आए हुए प्रश्न हैं, सारे पॉइंट याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट है, भारत के राजनीतिक विकास में विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है भारत के राजनीतिक विकास में विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। तो आपके सामने देखिए कोट है, कोट की सहायता से उत्तर देना है। तो सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। पहला है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। क्या ये बात सही है? इसको तो गलती नहीं करेंगे, आज ही क्लास में बताई हूँ। दूसरा, काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप रुद्र दामन प्रथम के शिलालेख में मिलता है। तो क्या ये बात सही है? तीसरा, भारतीय रंगमंच में प्रयोग किया जाने वाला पर्दा यूनान से लिया गया था। क्या ये बात सही है? और आपका जो है दिया है आगे कोट। तो आप देख रहे हैं कि पहला तो बिल्कुल सही है, तो पहला बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, या तो केवल पहला सही होगा यानी कि ए, या तो डी, सभी सही हो जाएंगे। तो आज सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, सभी सही हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। और काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप रुद्र दामन प्रथम का शिलालेख है, ये भी सही है। और भारतीय रंगमंच में प्रयोग किए जाने वाला पर्दा जिसको यवनिका कहा जाता है, ये यूनानियों का ही देन है, बिल्कुल सही है। पर्दा को यवनिका कहा जाता है, ये भी यूनानियों की वजह से ही जो है रंगमंच में देखने को मिलता है। तो सारी बातें सही हैं। आपके सामने फिर बढ़िया प्रश्न है और आपके लिए कूट भी है और आपको कूट की सहायता से बताना है। आप देख रहे हैं कूट में 2-2 और एक का ऑप्शन है, तो इसलिए सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद सही कथन को बताइए। पहला है, भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के साथ आम्भी से हुआ। ये सिकंदर के बारे में बात कर रहा है कि भारत में जो सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस समय की स्थिति के बारे में कौन सा है जो कि सही है, इसके बारे में आपको विचार करना है। तो आप देख रहे हैं सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है, ये आपको बताना है। पहला है, भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के साथ आम्भी से हुआ था। भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के साथ आम्भी से हुआ था। क्या ये बात सही है? दूसरा, उसका भारत में पहला सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। क्या ये बात सही है? तीसरा, उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध में मौर्य वंश का शासन था। क्या ये बात सही है? अब आपके सामने कूट है बच्चा लोग कि केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है या दूसरा तीसरा सही है या पहला तीसरा सही है। तो याद रखिएगा बच्चों, मैं आप लोगों को कूट और भी दे रही हूँ कि आपका जो है दूसरा केवल दूसरा सही है या यहाँ पे पहला तीसरा सही है।
पहला दूसरा सही है। तो आप बताएंगे कि आपका कौन सा है जो कि सही है। ए में है पहला दूसरा, बी में है केवल दूसरा, सी में है दूसरा तीसरा और डी में है पहला तीसरा। तो आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही है। तो ये आप जान रहे हैं कि जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब वह भारत में प्रवेश किया तो उसका पहला जो सामना है वो तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ था, लेकिन इसने तुरंत सरेंडर कर दिया, तुरंत दोस्ती का हाथ बना ली और अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर का युद्ध किया ही नहीं था। ये पहला गद्दार व्यक्ति है जिसने युद्ध ही नहीं किया, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और इनको मदद किया पोरस के खिलाफ। तो ये पहला गद्दार व्यक्ति बिल्कुल सही। और उसका सामना यानी कि सिकंदर का सामना जो पहला सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किसने किया है? पोरस ने किया भारत में, बिल्कुल सही है। भारत में पहला शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया, बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा करेक्ट हो गया। तीसरा सही नहीं है। ये सबको पता है कि उस समय मौर्य वंश का शासन नहीं था बल्कि नंद वंश का शासन था। और नंद वंश में किसका शासन था? घनानंद या धनानंद का शासन था। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घनानंद या धनानंद का शासन था। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। चलिए और भी जो है सिकंदर से ही क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही है भारत में सिकंदर के सफलता के लिए? पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था, ये भी सही है, उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था। और तीसरा भी सही है, देशद्रोहियों का साथ मिला था, यानी कि जो आपके सिकंदर हैं इनको देशद्रोहियों का साथ मिला था। और चौथा है कि उपर्युक्त सभी। तो आई थिंक मैंने इसका उत्तर बता दिया आप लोगों को। बताएंगे बच्चों, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग इधर उधर होने लगता है। आप बताएंगे कि क्या हो जाएगा, तो सभी को पता चल चुका होगा इसका क्या उत्तर होगा। थोड़ा सा भी कुछ दिमाग में बातें आए तो समझ में नहीं आता क्या होने लगता है। तो सभी को पता है कि आपका पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है और आपका तीसरा भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी उत्तर जो हैं ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। सारे ऑप्शन सही हैं, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसीलिए माइंड का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी माइंड होता है तो लगता है हम जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, लेकिन हम जो सोच रहे होते हैं वो नहीं बोल रहे होते और ये चीज़ का एहसास हमें कुछ देर के बाद होता है। क्वेश्चन है, भारत और ईरान के मध्य संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और ईरान के मध्य जो संपर्क हो गया था उसके परिणामों के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन है, क्या इन दोनों के संपर्क से खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ था? दूसरा, क्या स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा था? तीसरा, क्या व्यापार संबंध की स्थापना हुई थी? और चौथा, क्या सभी बातें सही हैं? तो बताएंगे बच्चों कौन सा है जो कि सही है। और आई थिंक इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये और इसका उत्तर आप सभी को पता है, वेरी इजी भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं कि मतलब ऊपर के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं और इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बढ़िया है। देखिए आप लोगों के सामने है जो स्टेटमेंट। पहले तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी ईरानियों के बारे में ही है। पहला है, सर्वप्रथम डेरियस पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। क्या सबसे पहले डेरियस था जिसने पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? पहला ईरानी। क्या यह साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र था? क्या ये डेरियस के साम्राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था? और तीसरा, इस क्षेत्र में सुगठित शक्तिशाली राज्य का अभाव था। क्या ये बात सही है कि उस समय इस क्षेत्र में कोई सुसंगठित शक्तिशाली राज्य नहीं था? और चौथा, कि उपर्युक्त सभी। तो बताएंगे बच्चों कि कौन सा कारण है जिसकी वजह से मतलब जो ईरानी आक्रमण है उनका भारत पर जो हुआ, तो इसके बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं? तो याद रखेंगे सभी बातें सही हैं।
उपरोक्त सभी करेक्ट हैं, यानी कि तीनों बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम डेरियस ने ही भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों को पर अधिकार जीता, और ये उसके साम्राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, जहाँ से उसको बहुत ज़्यादा भू राजस्व प्राप्त होता था, और उस समय इन क्षेत्रों पे कोई सुसंगठित सेना या राज्य नहीं था। इसी वजह से डेरियस ने आसानी से इसको जीत लिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि सभी बातें बिल्कुल सही हैं। और ये आपका आखिरी प्रश्न है, और प्रश्न भी काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के संदर्भ में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें हैं जो कि गलत हैं, यानी कि सही नहीं हैं। पहला ऑप्शन है, उसने भारत अभियान से 4 भिन्न भिन्न जो है स्थल मार्ग और जल मार्ग खुले। क्या उसके भारत अभियान से 4 भिन्न भिन्न जलीय और स्थलीय मार्गों का विकास हुआ या खुले थे? दूसरा है, उसने झेलम के तट पर बुकेफेला नगर बसाया था। क्या ये बात सही है कि उसने झेलम के तट पर बुकेफेला नगर को बसाया था? तीसरा है, उसने निर्याकस को सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक स्थल मार्ग खोजने के लिए भेजा था। क्या ये बात सही है? और आपका तीसरा है कि चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि गलत है। तो आप सभी को पता है कि कौन सा गलत है, बहुत आसान है। सिकंदर ने भारत पर जब अभियान किया तो इससे भिन्न भिन्न 4 स्थल और जल मार्ग को ढूंढा था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसने झेलम नदी के तट पर बुकेफेला नगर को बसाया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिकंदर ने यहाँ पर 2 नगर बसाए थे। एक तो बुकेफेला था, एक था निकया। बुकेफेला जो था ये उसने अपने घोड़े के मृत्यु होने पर उसकी स्मृति में बसाई थी, और निकया उसने पोरस को पराजित करने के उपलक्ष्य में बसाया था। तो ये 2 नगर उसने बसाया था, याद रखेंगे। ये गलत है क्योंकि निर्याकस को उसने सिंधु नदी तक के लिए रास्ता ढूंढने के लिए भेजा था, फरात नदी का नहीं, इसलिए आपका ये नहीं होगा, क्योंकि इराक से उसको सिंधु नदी का रास्ता ढूंढना था ना, फरात नदी का नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये जो 3 है ये सही नहीं है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसमें से कोई नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चों, गलत बताना था तो तीसरा ही आपका गलत है। आई होप क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चन का लेवल भी आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। आज के सारे प्रश्न आप लोगों के बहुत ही अच्छे थे, शानदार थे, बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये सारे प्रश्न। तो इनको आप लोगों को बार बार रिविज़न भी करते रहना है, और जो है समय समय पर कुछ ना कुछ इसमें से आप लोगों को मिलता भी रहेगा। तो आई होप बच्चों आज की क्लास बढ़िया रही होगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट डे और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।